हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 26 यानी कि जो इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स को लेकर है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसको अभी तक हम लोग 2 पार्ट में देख चुके हैं। क्या इस तरीके के प्लान्स वगैरह बनाए गए हैं, उन सब के बारे में हमने बात करी है। और आज हम लोग जो है इसी चैप्टर को यानी कि चैप्टर 26 को पार्ट 3 के साथ आगे बढ़ाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे और वो बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोज एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस जो है वो मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक पर जाके आपको क्लिक करना है और एट दी मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स हम आपको वो कोर्स जो है वहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसको आप जरूर चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल चलिए अपना डिस्कशन ऑन चैप्टर 26 को पार्ट 3 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले नेशनल क्लीन एनर्जी फंड की। ठीक है, देखते हैं क्या है नेशनल क्लीन एनर्जी फंड यानी कि NCEF, जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में 2010-11 के फाइनेंस बिल में। ठीक है, फाइनेंस बिल वगैरह क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बजट। और आई होप कि आप लोगों ने जो पॉलिटी का कोर्स वगैरह है वहां पर ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक, तो ये बात आप समझ गए कि 2010-11 का जो फाइनेंस बिल था उसमें इसको शामिल किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो वेंचर्स होते हैं वहां पर इन्वेस्ट करने की बात है। एंड रिसर्च एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो है इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, यानी कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी रिसर्च एंड इनोवेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। जो सेंट्रल बोर्ड है एक्साइज एंड कस्टम्स का, उसने कंसिक्वेंटली नोटिफाई किया था क्लीन एनर्जी सेस रूल्स 2010, अंडर विच प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स जैसे कि रॉ कोल हो गया, रॉ लिग्नाइट हो गया, रॉ पीट हो गया, दे वर मेड लाइबल टू प्ले द क्लीन एनर्जी सेस। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोयले वगैरह का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उससे पॉल्यूशन को नुकसान तो पहुंचेगा, है ना। वो क्लीन फ्यूल तो है नहीं, क्लीन एनर्जी तो है नहीं, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया है कि आपको क्लीन एनर्जी सेस जो है वो पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ एनी प्रोजेक्ट विद इनोवेटिव मेथड्स टू अडॉप्ट टू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेल बी एलिजिबल फॉर फंडिंग अंडर द NCEF। और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेकर कोई इनोवेटिव मेथड या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको बेसिकली इस NCEF के अंतर्गत फंड जो है वो मिल सकता है। ठीक है, जो NCEF में गवर्नमेंट का असिस्टेंस है वो कितना रहेगा? इन नो केस एक्सीड 40% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% जो है वो NCEF के अंतर्गत गवर्नमेंट असिस्टेंस से मिल सकता है। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझ गए दैट व्हाट इज योर नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। इसके बाद अगले एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, दैट इज इंडो फ्रेंच प्रोजेक्ट टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फार्मिंग, यानी कि क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण का जो बदल रहा है, यानी कि आप जो कह सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका फार्मिंग के ऊपर यानी कि कृषि के ऊपर क्या असर हो रहा है, उसके इफेक्ट को पढ़ने के लिए एक इंडो फ्रेंच यानी कि भारत और फ्रांस के बीच का एक प्रोजेक्ट है। अब उसको देखते हैं क्या है। द इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च दैट इज CEFIPRA, इसने एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंडो फ्रेंच प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है और उस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, दैट इज अडेप्टेशन ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज। ठीक, इस स्टडी का एम क्या है? एट डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्राउंड वाटर इरिगेटेड एग्रीकल्चर इन साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया में जो ग्राउंड वाटर से हम लोग इरिगेशन करके एग्रीकल्चर करते हैं उस पर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या असर पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसी को एनालाइज करने के लिए ये स्टडी पूरी की जा रही है। ठीक है, और साउथ इंडिया में की जा रही है। कहां पर हो रही है ये मैं आपको बताता हूं।
बेरमबादी विलेज एंड सराउंडिंग एरियाज जो है इन द हंगा होबली ऑफ गुंडलुपेट तालुक इन चमराजनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं दैट इज इन कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है ये, और इसको जो है सेलेक्ट किया गया है एज अ फॉर अ फील्ड स्टडी अंडर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है वो क्या एक्सप्लोर करेगा, दैट वुड एक्सप्लोर एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन इनोवेटिव क्रॉपिंग सिस्टम्स and water resource management policies by considering a range of scenarios for agricultural system and policies to be tested at the farm and the watershed scale। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वहां पर टेस्टिंग वगैरह की जाएंगी और उसके बाद इस तरीके की एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी जो है उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। इस मेथोडोलॉजी में रिमोट सेंसिंग का यूज होगा, फील्ड सर्वेस किए जाएंगे, एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस की जाएगी जिसमें हाइड्रोलॉजिकल, एग्रोनॉमिकल और इकोनॉमिक मॉडलिंग होगी, एंड विल पे पर्टिकुलर अटेंशन टू सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी इश्यूज। इन इश्यूज को भी जो है वहां पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद अगला आ जाता है नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, दैट इज NCEM। ये क्या है? इट इज अ मिशन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। यानी कि जो ई व्हीकल्स वगैरह है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को और उसके यूज को बढ़ावा देने के लिए ये एक इस तरीके का मिशन बनाया गया है। The setting up of NCEM has been influenced by the following 3 factors। और ये जो NCEM का सेटिंग अप है, मतलब इसको बनाने के लिए या इसको बनाने के पीछे किन वजहों से ये इन्फ्लुएंस हुआ है वो देखिए। सबसे पहला तो ये है कि फास्ट ड्विंडलिंग पेट्रोलियम रिसोर्सेज, जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, वो तेजी से घट रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि व्हीकल्स का जो इंपैक्ट है, जो असर है एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो क्या है, उसकी वजह से भी जो है ई व्हीकल्स का जो चलन है वो बढ़ रहा है। दूसरी चीज है वर्ल्ड वाइड शिफ्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टुवर्ड्स मोर एफिशिएंट ड्राइव टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यानी कि पूरे के पूरे विश्व में इस तरीके की जो चीजें हैं वो हो रही हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा एफिशिएंट ड्राइव टेक्नोलॉजीज और खासकर ऑल्टरनेटिव फ्यूल जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल है उसकी तरफ को बढ़ रही है। तो इसकी वजह से इंडिया ने भी सोचा कि हम इस तरीके का कोई मिशन स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन इस तरीके के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए या इसके सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बैरियर्स, कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इनकी कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होती है। ठीक, बैटरी टेक्नोलॉजी में कुछ चैलेंजेस वगैरह हैं, कंज्यूमर की जो एक माइंडसेट है, जो सोच है वो है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इतना ज्यादा इनएडिक्वेट नहीं है। मतलब अब ये चीजें धीमे धीमे जो है वो हो रही हैं, लेकिन पहले उतना ज्यादा नहीं था। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टू रिजॉल्व दीज बैरियर्स बाय प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन या सपोर्ट, एडॉप्शन ऑफ मिशन मोड अप्रोच फॉर फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड एंश्योरिंग कोलैबोरेशन अमंग्स्ट वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो इन सारे के सारे बैरियर्स को कैसे दूर किया जा सकता है वो यहां पर दिया गया है। ठीक है, NCEM जो है वो एक अपेक्स बॉडी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस इन दीज मैटर्स, कि इन सारे के सारे मामलों में जो भी रिकमेंडेशन वगैरह देना है वो NCEM के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद अगला है दैट इज साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल, दैट इज SEBS। ये क्या है? देखिए, ये एक इनोवेटिव मोबाइल एग्जीबिशन है जो कि एक स्पेशल तरीके से डिजाइन की हुई 16 कोच की ऐसी ट्रेन है, उसमें ये चीज लगी थी, एक एग्जीबिशन लगी थी। आई होप आप लोगों के शहर में भी ये ट्रेन आई होगी और आप लोगों ने भी देखी होगी। ठीक है ना, 5 जून से लेकर 22 दिसंबर 2012 तक 180 दिन के लिए ये ट्रेन थी, मतलब ये पूरा का पूरा जो ट्रेवल कर रही थी। और इसका मेन कारण क्या था या क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि वाइड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द यूनिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, SEBS जो है एक 5th फेज है ऑफ द आइकॉनिक एंड पाथ ब्रेकिंग साइंस एक्सप्रेस। साइंस एक्सप्रेस पहले भी इस तरीके की ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन ये स्पेशल है SEBS क्योंकि इसमें लिखा हुआ है BS, दैट इज बायोडाइवर्सिटी स्पेशल। तो ये जो 5th फेज था साइंस एक्सप्रेस ट्रेन का वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर था। ठीक है, अब आप में से कितने लोगों ने ये साइंस एक्सप्रेस जो ट्रेन है इस पे जो एग्जीबिशन थी वो देखी है या नहीं देखी है वो बताइएगा। ठीक है, मुझे तो याद है कि मैंने, मतलब ये 2012 वाली तो नहीं, लेकिन हाँ उससे पहले भी एक बार ये आई थी तो मैंने ये ट्रेन जो है जरूर देखी है। ठीक है, मैं इस ट्रेन के अंदर गया हुआ हूँ, साइंस एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मैंने देखा है, उसमें बहुत सारे इनोवेटिव मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं वो लगे रहते थे। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी स्पेशल वाली मैंने नहीं देखी है पर्सनली, लेकिन हाँ जो साइंस एक्सप्रेस ट्रेन है वो मैंने देखी है। तो आप लोगों में से कितनों ने इस ट्रेन में एग्जीबिशन को देखा है, नहीं देखा है, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और कब देखी है, किस शहर में ये ट्रेन थी, आपने किस शहर में ये देखी है वो भी आप मुझे चाहे तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, SEBS जो है वो एक यूनिक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक, स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन जो है SEBS एम्स टू क्रिएट वाइड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द यूनिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बताया गया होगा, तो उसको लेकर अवेयरनेस की बात है। क्लाइमेट चेंज को लेकर, वाटर एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर और ऐसे ही इश्यूज जो रिलेटेड इश्यूज हैं अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके बीच में क्या है कि वाइड स्प्रेड अवेयरनेस को क्रिएट करना इसका एक मेन एम था। ठीक, इसके बाद अगर हम एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग इस तरीके के स्कीम की एक बात कर लेते हैं, दैट इज EEAT। ये क्या है? ये स्कीम लॉन्च हुई थी, एक सेंट्रल स्कीम है, लॉन्च हुई थी 6th 5 ईयर प्लान यानी कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी 1983-84 में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखिए, पहला है टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समाज के सभी सेक्शन, सभी वर्गों के बीच में एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी कि पर्यावरणीय जागरूकता को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद एनवायरमेंट एजुकेशन स्पेशली इन द नॉन फॉर्मल सेक्टर में एनवायरमेंट एजुकेशन को क्या करना? स्प्रेड करना, यह भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। अगला है टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड एड्स इन द फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर। फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर मतलब जो आपके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है वहां पर इस तरीके का एजुकेशन देना और ट्रेनिंग मटेरियल देना जो है उसको डेवलप करने की बात भी यहां पर की गई है। इसके बाद अगला है टू प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन थ्रू एग्जिस्टिंग एजुकेशनल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। वहां पर एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना है उनके थ्रू। अगला है टू एंश्योर ट्रेनिंग एंड मैन पावर डेवलपमेंट फॉर EEAT की इस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह जो है वो दी जा सके, है ना, उसके लिए ट्रेनिंग और मैन पावर डेवलपमेंट को भी इंश्योर करना है। इसके बाद NGOs को एनकरेज करना है, मास मीडिया को एनकरेज करना है और बाकी जो संबंधित कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी एनकरेज करना है ताकि वो एनवायरमेंटल इश्यूज या पर्यावरण के मुद्दों को लेकर जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस या जागरूकता फैला सके। डिफरेंट मीडिया, चाहे वो ऑडियो हो चाहे विजुअल हो, इसको यूज करना है फॉर स्प्रेडिंग मैसेजेस कंसर्निंग एनवायरमेंटल एंड अवेयरनेस। ठीक, और पीपल के पार्टिसिपेशन को मोबिलाइज करना है फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो ये भी आप बात समझ गए कि ये जो EEAT है ये स्कीम क्या है। इसके बाद अगला एक कैंपेन आ जाता है, दैट इज नेशनल एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, दैट इज NEAC। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है इस चैप्टर में भी हम बात करें या पिछले कुछ चैप्टर्स में हम बात करें तो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा रटने वाली नहीं है। ठीक है, और मतलब चीजें कोई ऐसी बहुत ज्यादा आपको समझाने वाली भी नहीं है। चीजें थोड़ा थोड़ा आप चीजें देखते जाएं, समझते जाएं तो आप खुद भी जो नाम वगैरह दिए गए हैं उससे आप चीजें समझ सकते हैं। बाकी लॉन्च कब हुआ है, कौन इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो जो थोड़ा बहुत पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, NEAC यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन जो है 1996 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफ क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एट द नेशनल लेवल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी कि पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, मल्टीमीडिया कैंपेन है विच यूटिलाइजेस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिसेमिनेटिंग एनवायरमेंटल मैसेज, यानी कि पर्यावरणीय संबंधी जो भी संदेश वगैरह देना है उसको फैलाने के लिए कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों ही तरीके के कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज ये करता है। इस कैंपेन के अंतर्गत नॉमिनल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है रजिस्टर्ड NGOs, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, विमेन एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, आर्मी यूनिट्स, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा को, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग द अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटीज, यानी कि ये लोग अवेयरनेस फैलाएं तो उसके लिए इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है। ये एक्टिविटीज विच इंक्लूड सेमिनार्स, इसमें किस तरीके की एक्टिविटीज होती है? देखिए, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप वगैरह होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कैंप्स, रैलीज, एग्जीबिशंस, कंपटीशन, फोक डांसेस वगैरह कराए जाते हैं, सॉन्ग्स वगैरह हैं, स्ट्रीट थिएटर होता है, पपेट शोज वगैरह होते हैं, प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन रिसोर्स मटेरियल एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें इसमें होती हैं। और साथ ही साथ कुछ और एक्शंस भी इसमें होते हैं, जैसे कि पेड़ वगैरह उगाना, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, हाउस होल्ड वेस्ट जो है यानी कि जो घर का कूड़ा कचरा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर बॉडीज की क्लीनिंग, ये सारी चीजें भी इसमें की जाती है। मतलब इसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये एक्टिविटीज भी आती हैं, इसी कैंपेन के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अगला है दैट इज योर इको क्लब्स, दैट इज नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। अब देखते हैं ये क्या है। इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट देयर इमीडिएट एनवायरमेंट एंड इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द इकोसिस्टम्स, देयर इंटरडिपेंडेंस एंड देयर नीड फॉर सर्वाइवल थ्रू विजिट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड टू मोबिलाइज youngsters by instilling in them the spirit of scientific inquiry into environmental problems and involving them in the efforts of environmental preservation। ठीक, यानी कि इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है
चिल्ड्रन को एजुकेट करना, किसको लेकर, कि उनको जो उनका इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसको लेकर उनको चीजें बताई जाए, ठीक है, इकोसिस्टम को लेकर उनके नॉलेज दी जाए, ठीक है, उनका इंटरडिपेंडेंस कैसा है, उनकी जरूरत क्या है सर्वाइवल के लिए, ठीक है, ये सब चीजें उनको बताई जाए, कैसे, विजिट्स के थ्रू या फिर उनको डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू चीजें बताई जाए। और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हमारे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके अंदर एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है तो वो उनके अंदर एक भावना ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड ना लें, ठीक है। साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब है कि वो चीज, किसी भी चीज को लेकर सवाल जवाब कर सकते हो, मतलब उनके अंदर इतनी जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को लेकर वो साइंटिफिक इंक्वायरी कर सके, ठीक है। और उन लोगों को भी हमें, यानी कि जो यंगस्टर्स वगैरह हैं, उनको भी एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन में क्या करना है, शामिल करना है, इन्वॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज अबाउट द इको क्लब्स। इसके बाद अगला आ जाता है ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरमेंट, दैट इज ग्लोब। ये एक इंटरनेशनल साइंस और एजुकेशन प्रोग्राम है जो स्ट्रेस करता है, जोर देता है किस पर, हैंड्स ऑन पार्टिसिपेटरी अप्रोच। और इंडिया ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है अगस्त 2000 में, ठीक। दिस प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और साइंटिस्ट को यूनाइट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एम्ड एट स्कूल चिल्ड्रन। इसमें स्कूल चिल्ड्रन जो है, यानी कि जो स्कूली बच्चे हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। The students of globe schools are required to collect data about various basic environmental parameters under the supervision of a globe trained teacher and use it for explaining hypotheses as well as to enhance their scientific understanding of the earth। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो ग्लोब स्कूल होंगे, यानी कि इस तरीके के जो स्कूल्स वगैरह होंगे, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, बेसिक एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है, उसको लेकर उन्हें कुछ डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, अंडर द सुपरविजन ऑफ जो ये ग्लोब ट्रेन टीचर होंगे, उनके सुपरविजन के अंतर्गत, ठीक। और साथ ही साथ फिर वो उसको यूज करें, जो डेटा उन्होंने यूज करा है उसको वो यूज करें हाइपोथेसिस को समझाने के लिए, और साथ ही साथ अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक। इसके बाद अगला एक प्रोग्राम आता है, दैट इज योर मैनग्रोव्स फॉर द फ्यूचर। अब ये देखिए क्या है, मैनग्रोव्स फॉर द फ्यूचर आर अ पार्टनरशिप बेस्ड इनिशिएटिव प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन कोस्टल इकोसिस्टम्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जो कोस्टल इकोसिस्टम्स है हमारा, वहां पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। और ये भी आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप बेस्ड इनिशिएटिव ही है। इसमें मिशन की अगर हम बात कर ले तो टू प्रमोट healthy coastal ecosystems through a partnership based people focused policy relevant and investment oriented approach, ठीक, जो कि बिल्ड करेगा और नॉलेज को अप्लाई करेगा, कम्युनिटीज को एम्पावर करेगा, उनको शक्ति देगा, और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी, साथ ही साथ गवर्नेंस को इनहेंस करेगा, लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो आजीविका है, उसको सिक्योर करेगा, सुरक्षित करेगा, और साथ ही साथ नेचुरल हजार्ड्स और क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन और जो हमारे प्राकृतिक जो हमारे आपदाएं होती हैं, उनसे हमारी रेजिलियंस या लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आप देख सकते हैं, दैट इज ये आपकी जनरली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशेल्स है, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम। कुछ इसमें आउटरीच कंट्रीज भी हैं जैसे कि बांग्लादेश, कैम्बोडिया, म्यांमार और तिमोर लेस्ते। कुछ है डायलॉग कंट्रीज जैसे कि केनिया हो गया, मलेशिया हो गया, तंजानिया हो गया, ठीक है। मलेशिया तो आपकी साउथ ईस्ट एशिया हो गई, केनिया, तंजानिया आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हो गई। इसके बाद जो MMF है, दैट इज मैनग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, सेक्टर्स और एजेंसीज को हेल्प करने के लिए MMF रीजन में टैकल द ग्रोइंग चैलेंजेस टू कोस्टल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो हमारा कोस्टल रीजन है वहां की जो सस्टेनेबिलिटी को जो भी चुनौतियां मिल रही हैं, जो चैलेंजेस मिल रहे हैं, उससे निपटने के लिए इन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, इन सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए, एजेंसीज को हेल्प करने के लिए एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। MMF जो है इसने अडॉप्ट किया है मैनग्रोव को एज ए फ्लैगशिप इकोसिस्टम इन रिकॉग्निशन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल दैट मैनग्रोव फॉरेस्ट प्लेड इन रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ द 2004 इंडियन ओशियन सुनामी। जब 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी तो उसको कम करने में ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसीलिए मैनग्रोव्स को जो है इसका एक फ्लैगशिप इकोसिस्टम के तौर पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। एंड द सीवियर इफेक्ट ऑन कोस्टल लाइवलीहुड्स कॉज्ड बाय द लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैनग्रोव्स। और अगर मैनग्रोव्स को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, तो उससे जो कोस्टल लाइवलीहुड्स है उस पर भी बहुत ज्यादा भारी असर होता है। तो इसलिए इसमें क्या करा गया है, मैनग्रोव्स को
इंक्लूड किया गया है एज इट्स फ्लैगशिप इकोसिस्टम। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एमएमएफ जो है वो सारे के सारे कोस्टल इकोसिस्टम, चाहे वो कोरल रीफ्स हो, चाहे एस्चुरीज हो, लगून्स हो, वेटलैंड्स हो, बीचेस हो या सी ग्रास बेड्स हो, उन सभी को एम्ब्रेस करता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है मैनग्रूव्स नहीं है। नाम इसका भले ही मैनग्रूव फॉर द फ्यूचर, एक प्रोग्राम का नाम मैनग्रूव के नाम से है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें सारे के सारे जो इकोसिस्टम्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। कोरल रीफ्स, एस्चुरीज, लगून्स, वेटलैंड, बीचेस और सी ग्रास बेड्स। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26 ऑन इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स, ये कंप्लीट होता है। अब हम अगले लेक्चर से जो हमारा नया चैप्टर होगा, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 27, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप हमसे यहाँ पर जरूर पूछिएगा, और अपने फीडबैक्स जो है वो भी हमें यहाँ से जरूर दीजिएगा। फुल कोर्स जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आपको वहाँ से जाके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, और कोई भी अगर टेक्निकल क्वेरी आती है कोर्स को एक्सेस करने में या परचेस करने में, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है, दैट इज support@okul.co, उस पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे अपनी बातें शेयर करने के लिए, आप हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।